बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और रेखीय वेग। हमने कहा था रेखीय वेग की परिभाषा आप लिखने का प्रयास करेंगे और जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लिख भी दूंगा। तो हमने रेखीय वेग की परिभाषा लिख दी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। उसमें हमने समझा दिया था आपको कि रेखीय वेग होता क्या है। अगर आप न लिख पाए हो तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। रेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ, उसमें बताए थे हम समय के साथ परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, एक बार और ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्ताकार पथ है और इस पर कोई कण जो है, इस पर ये O है, ये R त्रिज्या का पथ है, इस पर कोई कण इस ऐसे जो है मूव कर रहा है, ऐसे किस वेग से? v वेग से। ठीक है, तो ये जो है अब देखिए कण पहले p0 हमने उसमें बताया था, वही एग्जांपल ले रहा हूं। p0 पे था, फिर किस पे आ गया? p डैश पे आ गया। तो इस तरह से ये तो कोणीय विस्थापन हुआ, ठीक है ना। और रेखीय विस्थापन किस पर होगा? इस वृत्त की परिधि पर होगा। मान लीजिए कि ये कण यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इसके वेग को दिखाएगा, ठीक है। और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये जो है, ये देखिए, ये आपका θ1 और ये आपका क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका θ2 हो जाएगा। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि यहां पर मान लीजिए t1 क्षण में है, यहां पर t2 क्षण पर, यानी कि ये जो विस्थापन हुआ तो यानी कि रेखीय विस्थापन है ये, और ये क्या है? कोणीय विस्थापन है। तो रेखीय विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? जो है रेखीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा लिखा हुआ है और उसमें भी लिखा गया था कि डेल्टा टी समय अंतराल में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा एस हो। मान लीजिए कि ये हमने क्या उसमें माना था? डेल्टा एस, ठीक है। तो ये डेल्टा एस मान लीजिए कि हो तो क्या हो जाएगा? औसत रेखीय वेग उस लिखा था ना उसमें कोणीय वेग के लिए, तो इसमें रेखीय वेग के लिए तो v से डिनोट करेंगे, v बात। तो अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, तो वही तो है विस्थापन बटा समय अंतराल t2 - t1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डेल्टा टी। आप जानते हो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो तात्कालिक हो जाता है, तात्कालिक रेखीय वेग हो जाएगा। तात्कालिक रेखीय वेग v बराबर लिमिट लगाते हैं, आपको पता ही है, ये लाते हैं और इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ds/dt हो जाता है। बस सिंपल सा है, आप ऐसे ही क्या करेंगे? नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब जो है, जो नया टॉपिक है इसमें वो ये है कि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध निकालना, ठीक है। तो कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध निकालना। आपको पता है कि कण का कोणीय विस्थापन कितना होता है? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। ये तो पहले से बताया जा चुका है। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करिए? डेल्टा टी से भाग दे दीजिए, यानी कि ये समीकरण 1 है, इस ये लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल्टा टी से भाग दे दीजिए, राइट हैंड साइड में भी डेल्टा टी से भाग दे दीजिए। तो क्या आएगा? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी होगा। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ डेल्टा टी से भाग देंगे तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? देखिए, जब इधर डेल्टा टी से भाग देंगे तो हमने 1 अपान आर को अलग कर लिया और डेल्टा एस अपान डेल्टा टी लिखा है। तो देख लीजिए, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी से हमने भाग दे दिया। अब यदि टी टेंड्स टू 0, ये वाला कंडीशन आपको पता है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो क्या होता है? लिमिट लेते हैं। तो लिमिट बोथ साइड का लेंगे, दोनों साइड का लेंगे। तो लिमिट इधर का भी ले लिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर का भी लिमिट लेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट ऑफ 1 अपान आर, जैसे लिखा है वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि जो है परफेक्ट नंबर है, मतलब ये 1 अपान आर को हम क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, ठीक है। और ये छोटा है तो लिमिट का मतलब होता ही है, लिमिट अगर ले रहे हैं तो छोटी वैल्यू, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी बहुत छोटा है तो उसके लिए छोटी वाली वैल्यू हम लेंगे, इसके साथ 1 अपान आर को बाहर कर देंगे। तो 1 अपान आर को हमने बाहर कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है। देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी को क्या बोलते हो? इसके पहले वाले वीडियो में जाके आप जरूर देखें कि इसको हम क्या लिखते हैं? तात्कालिक कोणीय वेग लिखते हैं, तात्कालिक कोणीय वेग लिखते हैं, ठीक है। तात्कालिक कोणीय वेग को किसे दिखाते हैं? ओमेगा से दिखाते हैं। वहां पर सिंबल आपको बताया गया था। तो यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। और अब ये दूसरा वाला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को हम क्या मानते हैं? तात्क्षणिक रेखीय वेग मानते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं? तात्कालिक रेखीय, देख लीजिए, तात्कालिक रेखीय वेग कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे v लिख देंगे और इसके जगह पे ओमेगा लिख देंगे। तो आइए समीकरण 2 इसको मान लिया था। समीकरण 2 से ओमेगा, इधर वाले को क्या लिखेंगे? ओमेगा। तो
ओमेगा इज इक्वल टू 1/r, और इसके जगह पे आपको क्या लिख देना है, v। तो 1/r इंटू v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r ओमेगा हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, r ओमेगा। ये एक रिलेशन आपका आ गया, देख लीजिए, ठीक है। इसी रिलेशन को निकालना था, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। इसमें ये रेखीय वेग है और ये क्या है, कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध आ गया। अब यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज निकल के आता है कि यहाँ से देखिए v इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, r है। v इज प्रोपोर्शनल टू r का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए r क्या है आपका, त्रिज्या है, और v क्या है, वेग है। तो देखिए r जितना ही, मतलब कि देखिए कण केंद्र से जितनी ही दूरी पे होगा उसका वेग उतना ही क्या होगा, रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा। रेखीय वेग का मतलब कि इस पर, यह वृत्त की परिधि पर जो वेग है उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय वेग बोलेंगे। तो देखिए ये अगर r को हम बढ़ाएंगे तो ये जो रेखीय वेग है इसका वो भी क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यही है। आवर्तकाल निकाल के देख लेते हैं। कण का आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, कण का आवर्तकाल t बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा 4। आवर्तकाल का मतलब होता है कि देखिए वृत्त की वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण एक चक्कर घूम जाता है तो उसमें जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो एक चक्कर घूमने में, ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर घूमने में कोई भी कण एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी तय करेगा। अगर इसकी त्रिज्या r हो, इस पथ की त्रिज्या r हो तो कितनी दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर तय करेगा। तो कितनी लंबाई हो जाएगी, 2πr। तो और जो है मान लीजिए कि ये v वेग से गतिशील है। किस वेग से गतिशील है, v वेग से कण गतिशील है, ठीक है। तो अब जो है, तो अगर आपको एक चक्कर में लगा हुआ समय निकालना हो, मीन्स आवर्तकाल निकालना हो, तो क्या लिखेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि यहां से चल के फिर यहीं आ गया तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गई, कितनी होती है, 2πr, परिधि के बराबर। तो ये हो जाएगा 2πr अपान क्या हो जाएगा, इस किस वेग से कण चल रहा है, v वेग से, तो अपान v हो जाएगा। यहां से v भी आप निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं यहां से कि जो आप ये रेखीय वेग है, अब इसकी जगह पे अगर हम लोग कोणीय वेग की दिशा की बात करें, जैसे यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहां से वो ये बनाया जा सकता है कि जो आप कोणीय वेग, जिस आप कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, जिसका इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र हुआ था, तो अब जो है ये कोणीय वेग की दिशा क्या होती है, इसकी दिशा, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा जरूर होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी, उसके बाद से जो आपने रिलेशन इसमें निकाला है v बराबर r ओमेगा, ये इसको सदिश रूप में लिख दीजिए। किस रूप में लिख दीजिए, सदिश रूप में। तो ये क्वेश्चन आपसे यहां से किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो समझिए कि कोणीय वेग की दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा क्या होगी। कोणीय वेग आपको पता है, कोणीय वेग आपको पता है, जैसे इसके पहले हमने बताया, मान लीजिए कि ये आपका P0 पे कोई कण है, फिर यहाँ पर ये जो है कहां पर आ गया, P' पे आ गया, यहां से ये v वेग से गतिशील है, फिर ये जो है इसी पर चलते हुए कहां आ गया, P पे आ गया, ठीक है, यहां से ये v वेग से गतिशील है। और ये कोणीय वेग की दिशा देखते हैं, कोणीय वेग की दिशा आप देखिए कोणीय वेग है क्या, तो ये देखिए, यानी कि ये जो कोणीय विस्थापन जो हो रहा है, कोणीय विस्थापन किस दर से हो रहा है, समय के साथ किस दर से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। अब इसकी दिशा ज्ञात करनी है, तो देखिए ये जो है, ये जो दिशा है, ये जो भी आप लिख रहे हो, ये कौन सा वेग है, रेखीय वेग है, कंफ्यूज मत होना, रेखीय वेग, ठीक है। तो इसकी दिशा तो आपको पता है, यहां से स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यहां स्पर्श रेखा, मतलब जिस बिंदु पे आपको देखना स्पर्श रेखा खींचते जाइए, उसकी दिशा मिल जाएगी। बट कोणीय वेग की दिशा जरा सोच के देखिए, कैसे, कहां है कोणीय वेग की दिशा, कहीं नहीं है ना, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा, एक रूल होता है कि आप दाहिने हाथ की उंगली को, यानी 4 उंगलियों को चिपका के एक साथ और अंगूठे को परपेंडिकुलर रख लीजिए। इन 4 उंगलियों और अंगूठे को परपेंडिकुलर रखिए। परपेंडिकुलर रख के क्या करिए कि इन 4 उंगलियों को उस दिशा में घुमाना है आपको जिस दिशा में जो है कण घूम रहा है, जिस दिशा में कण घूम रहा है, यानी कि घूर्णन कर रहा है, ठीक है ना, उस दिशा में इन 4 उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा जिस दिशा में इशारा करेगा उस दिशा में ये कोणीय वेग की दिशा होगी। तो चलिए यहाँ पर ये रूल लगाते हैं, ये कण है आपका, तो कण किधर मूव कर रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है, तो आप उंगली को ऐसे रखेंगे इस पे और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। तो देखिए कण की दिशा में घुमा रहे हो कि नहीं घुमा रहे हो 4 उंगलियों को, तो अंगूठा कहां दिखा रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस सतह के परपेंडिकुलर दिखा रहा है, मतलब ऊपर की ओर है, ठीक है।
तो दिशा ये कहां होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज कण घूम रहा है तब ना, वामावर्त दिशा में कण घूम रहा है तब मतलब बाहर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। अगर कण ऐसे घूमे, कोई जरूरी है कि ऐसे कण घूमेगा, ऐसे भी घूम सकता है। तो कण जब ऐसे घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब दक्षिणावर्त घूमेगा। तो दक्षिणावर्त जब घूमेगा तो अब देखिए आप उंगली को आप दक्षिणावर्त रखोगे ना, मतलब ये अंदर की तरफ। अब ये ऐसे घुमाओगे तो उंगली किधर इशारा कर रहा है, अंदर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तो उस केस में क्या होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका इस कंडीशन में जिस तरह से कण गतिशील है तो उस केस में कहां आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अब एक बात ध्यान रखिए, ये बात इतनी समझ में आ गई, तभी ये आप इसको सदिश रूप में लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ओमेगा की दिशा क्या है, ऐसे है, बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ है, ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब देखिए जब इसको आपको लिखना होगा तो भी आपको पता है ना कि ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है भी, तो भी पे वेक्टर लगा देंगे। और आर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमने बताया था आपको। और क्रॉस ओमेगा भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे। लेकिन क्यों ऐसा लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि जब इसको आप ना, इसको जब कन्वर्ट करोगे ना इसके परिमाण में, तो क्या आएगा, आर ओमेगा साइन थीटा, आर ओमेगा साइन थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा आर और ओमेगा के बीच का कोण है। और यहां आर और ओमेगा के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूं। तो आर ओमेगा और क्या हो जाएगा, साइन 90। तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो क्या बचेगा, आर ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये टोटल जो है, अब ये मतलब हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा। अब आप कहोगे थीटा 90 डिग्री कहां बन रहा है भाई आर, तो देखिए आर ऐसे है, अरे यही ना आर है आपका, ये आर है, तो ये तल में है। और जो ओमेगा बन रहा है वो ऐसे बन रहा है आपकी तरफ, ध्यान देना। तो कितने का कोण बनेगा बीच में, 90 का बनेगा। तो यानी कि थीटा यहाँ पे क्या है, 90 है। इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब सदिश रूप में लिखना होगा। तो सदिश रूप इसका ये होगा, v बराबर वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर क्या, ओमेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इतना जरूर तैयार कर लें। और जो है प्रॉपर नोट्स बना लें इसका जो भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिए और जो है पढ़ाई एकदम प्रॉपर करिए। ये कभी मत दिमाग में लाइए कि हमारा फर्स्ट ईयर है, 11th है, तो हमें नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है, अगर 11th आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप 12th में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो पाए।